हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हमने टेंस पढ़ लिए थे और टेंस के बारे में हमने उनके जो मेन बातें हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके एडवर्ब्स, उनकी पहचान, सबके बारे में बात कर ली थी। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और लास्ट में मैंने आपको टेंस पर बेस्ड एक टेस्ट पेपर भी करवा दिया था। अब दोस्तों, टेंस से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कंडीशंस वाले वाक्य आते हैं, इफ़ वाले वाक्य आते हैं। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन कई बार नहीं होता है। कंडीशनल सेंटेंस सिलेबस में लिखा हुआ नहीं होता है, बट मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं कि वो इफ़ वाले क्वेश्चंस टेंस से संबंधित क्वेश्चंस में ही पूछ लेता है। इफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं और वो कई बार एग्जाम में टेंस वाले क्वेश्चन के साथ पूछ लेता है। तो अगर वो मेंशन नहीं भी है तो हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, एक क्लास में पूरा कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, इसका एक यूज़ और भी होता है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जब कभी आपको ट्रांसलेशन करनी हो तो ट्रांसलेशन करने में भी यदि वाले वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वो भी आप समझ जाएंगे। तो हमें कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है जो ट्रांसलेशन में भी काम आ जाएगा और टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी वो क्लियर हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम कंडीशनल सेंटेंस जिसमें शर्त आती है, कंडीशन आती है, उनको पढ़ना आज शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, नाम से लग रहा होगा कंडीशनल कंडीशन वर्ड से बना है। कंडीशन यानी शर्त, इसमें शर्त होती है, तो ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। इनमें कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती है, शर्तिया वाक्य कह सकते हैं या शर्त वाले वाक्य कह सकते हैं। तो इंग्लिश में कंडीशन वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोस्तों हम लोग उस पर आज बात करेंगे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस को अगर देखा जाए इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से तो मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। और ये इन 3 भाग के फिर कुछ सब टाइप भी हो सकते हैं छोटे मोटे, कि भाई ये वर्ब लगा सकते हैं, ये मेन वर्ब हो सकती है, बट आप उसमें मत जाइए। हमारे सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इतना ज़्यादा जानकारी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकार के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। एक होता है ओपन कंडीशन, खुली शर्त। ओपन कंडीशन, ये कंडीशन को हम प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। प्रोबेबल मतलब जो संभव है, पॉसिबल है। ओपन कंडीशन मतलब ये शर्त सबके लिए खुली है, ओपन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं हिंदी में, यदि तुम मेहनत करोगे तुम अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे। तो ये ऐसी कंडीशन है, यदि तुम मेहनत करोगे, जब आप ये करोगे काम तो सफल हो जाओगे। ये सभी के लिए ओपन है, जो जो मेहनत करेगा वो सब परीक्षा में सफल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, तो ये कंडीशन ओपन है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है। तो ऐसी कंडीशन को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप ओपन कंडीशन के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। इनमें क्या होता है कि कोई भी काम जो आप शर्त रख रहे हैं उसके भविष्य में पूरे होने की संभावना होती है। जैसे मैंने कहा, यदि मैं मेहनत करूंगा तो मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा, तो ये भविष्य में पूरे होने की संभावना है। बस शर्त यह है कि मुझे मेहनत करनी होगी। यदि मैं मेहनत करूंगा तो मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। जैसे मैंने कहा, यदि वह आगरा जाएगा तो वो ताजमहल देखेगा। ये ऐसी कंडीशन है जो पूरी हो सकती है फ्यूचर में, जब वो आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये ओपन कंडीशन होती है। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इनमें इफ आता है जनरली, इफ के अलावा कुछ और भी कंजक्शंस होते हैं। अनलेस आ सकता है, इफ के अलावा अनलेस भी आता है कई बार। तो इफ और फिर सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। आपको ध्यान है दोस्तों, ये कौन सा टेंस होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। यस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है।
तो ये आएगा, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो होगा वो आएगा, एक वाक्य और आएगा। कंडीशनल सेंटेंस जो बनते हैं ना, इनको हम अगर देखा जाए टेक्निकली तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, एक मुख्य होगा, सेंटेंस का मतलब यहाँ पे आप क्लोज समझें, उपवाक्य, दो छोटे छोटे उपवाक्य होंगे, एक इफ वाला होगा जिसे हम कंडीशनल क्लोज कहेंगे, एक और क्लोज होगा, एक और उपवाक्य होगा जो मुख्य वाक्य होगा, मेन क्लोज होगा, ठीक है। वो बनेगा इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फिर आगे भी जो वाक्य आएगा वो आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखना वापस से, इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आएगा। ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और दूसरे वाले वाक्य में जो मेन क्लोज है ये इफ क्लोज है, जिसको हम कंडीशनल क्लोज भी कह सकते हैं, इफ क्लोज भी कहते हैं। और ये दूसरा वाक्य जो मुख्य वाक्य है वो है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आते हैं दोस्तों? फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल में होगा और ये फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान है, मैं जब आपको टेंस पढ़ा रहा था लास्ट की क्लासेस में बात की थी कि टाइम व कंडीशनल क्लोज में फ्यूचर टेंस के स्थान पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो देखो ये कंडीशनल क्लोज है, इफ वाला वाक्य, इसमें फ्यूचर सिंपल की जगह पे हमने कौन सा यूज कर लिया? प्रेजेंट सिंपल यूज कर लिया, और इधर वाले में फ्यूचर सिंपल आ गया। देखो ये हिंदी में कैसे आते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगी, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको एक बार दोबारा हम समझते हैं। एक हिंदी का वाक्य देखते हैं पहले हम लोग, यदि तुम मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, अभी आपको 10-15 मिनट में टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए आप, यदि तुम मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे, दोनों वाक्य में अगर आप देख रहे हैं तो करोगे, सफल हो जाओगे, दोनों ही वाक्य किस टेंस के हैं दोस्तों? दोनों ही फ्यूचर टेंस के हैं हिंदी में। बट आपको ध्यान है कि इंग्लिश में एक वाक्य में अगर फ्यूचर टेंस हो तो दूसरे में फ्यूचर टेंस नहीं आता, उसमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का हम लोग यूज करते हैं जनरली। तो ये वाला वाक्य जो यदि वाला वाक्य, इसमें फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता, वो तो नियम है, टाइम व कंडीशनल क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल बनेगा और दूसरा फ्यूचर सिंपल बन जाएगा। तो इस इंग्लिश के स्ट्रक्चर के हिसाब से इस हिंदी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन हमारे सिलेबस में होती हैं, तो ये चीज़ें पे काम आ जाएंगी। तो यदि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? इफ। तुम मेहनत करोगे तो तुम के लिए सब्जेक्ट, तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? यू। अब मेहनत करोगे फ्यूचर मत बनाना, प्रेजेंट सिंपल में बनाना। प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है। अब आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है यू, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो एस और ये सिंगुलर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब है। तो मेहनत करने को बोलते हैं वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करेंगे, कोमा, यहाँ कोमा था, कोमा के बाद जो अगला वाक्य आ जाएगा अब वो सब्जेक्ट विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा? यू विल लगाओगे, शैल लगाओगे, यू के साथ विल लगेगा, यू विल, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सफल हो जाओगे। सफल होने को क्या बोलते हैं? अब देखना यहाँ पे, कई बार मैंने क्लास में देखा है स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, हम लोग कर देते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेसफुल। गलत है, सक्सेसफुल वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो आपको वर्ब यूज करनी है, सफल होने को हम बोलते हैं सक्सीड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सक्सीड, सफल होना। तो और सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेस नाउन है, यू विल सक्सेस भी गलत होगा, यू विल सक्सेसफुल भी गलत होगा। आप वर्ब लिखें तो यू विल सक्सीड होगा, यू विल सक्सीड। हाँ, अगर आप चाहे ऐसा मैं सक्सेस यूज करना चाहूं सेंटेंस तो कर सकते हैं, आप नाउन को भी यूज कर सकते हैं, बट आप फिर क्या करेंगे? इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यू विल गेट सक्सेस।
आप सफलता प्राप्त करोगे। अब यहाँ सक्सेस जो है ये नाउन है, संज्ञा है, ये संज्ञा है। सक्सेस, सक्सीड वर्ब है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल बिजनेस, ये विशेषता बताने वाला है बिजनेस का, पर्सन का, तो वो एडजेक्टिव है। सक्सेसफुल से ही बना सकते हो आप इसी वाक्य को। कैसे बनेगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, तुम सफल हो जाओगे। यू विल बी सक्सेसफुल ऐसे हो सकता है, यू विल गेट सक्सेस ये भी हो सकता है, और यू विल सक्सीड भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ओपन कंडीशन एक पहली शर्त है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? कंडीशंस बताई जाती हैं, शर्त बताई जाती हैं। इंग्लिश के हिसाब से अगर देखें तो मुख्य रूप से कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहली कंडीशन ओपन कंडीशन होती है, दूसरी तीसरी में आगे पढ़ेंगे। ओपन कंडीशन में क्या होता है? शर्त खुली होती है, अगर आप ये काम करोगे तो आगे आपका ये काम हो जाएगा। ओपन है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है, तो इसको हम लोग ओपन कंडीशन भी कहते हैं, इसको हम प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। ये जो थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा आपको पीपीटी के थ्रू मैं और समझा दूंगा, अभी आप पहले इसको प्रैक्टिकली समझें। तो पहली कंडीशन है ओपन कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो पहली कंडीशन है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, इस ट्रिक से याद रखो आप। पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म आती है, इफ के साथ सब्जेक्ट आएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और फिर आगे सब्जेक्ट, शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वाला जो एक साथ देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल है, उधर वाला जो आप देख रहे हैं वो फ्यूचर सिंपल है। अब एक वाक्य देखा हम लोगों ने, यदि तुम मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे। यदि आप मेहनत करेंगे सफल हो जाएंगे। ये सफल होना, मेहनत करना, ये सब फ्यूचर की बात है, ओपन कंडीशन है। कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? इफ आ गया, फिर जो है सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, फिर वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और आगे वाले में यू, सब्जेक्ट, विल और सक्सीड। एक तरीका और बताया आपको मैंने, ऐसे बना सकते हैं और ये बना सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई ओपन कंडीशन। अब आपको एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो क्या करना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, जो कई बार टेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें क्या करेगा वो, इफ के साथ आपको सब्जेक्ट दे देगा और इधर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा, उधर वो खालिस्तान देगा जिसको आपको वर्ब भरवाएगा। तो इफ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो आप शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दें। अगर इधर खालिस्तान दे दे और इधर दे दे विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये देख करके आप ये कर दें, ये देख करके आप ये कर दें। ये स्ट्रक्चर है। एग्जाम में क्या करेगा, इफ के साथ ये दे देगा, फिर आपसे ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप, ये आप देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहली कंडीशन कौन सी है? ओपन कंडीशन। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोबेबल कंडीशन भी है। ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन क्या होती हैं? ऐसी शर्त जिसके भविष्य में पूर्ण होने की संभावना हो। ओपन है, प्रोबेबल है, संभावना होती है। स्ट्रक्चर बताया आपको मैंने। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस आएगा, फिर कोई बचा हुआ वाक्य वो आ जाएगा, और कोमा के बाद में जो दूसरा मेन क्लोज होगा उसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यह आपका स्ट्रक्चर है पहली शर्त का। अब देखो वाक्य देखो, यदि तुम मेहनत करोगे तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। अभी इसकी इंग्लिश बनाई थी हम लोगों ने, एक बार फिर बना लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। यू विल सक्सीड, परीक्षा में, इन द एग्जाम। If you work hard, you will succeed in the exam. You will be successful in the exam. You will get success in the exam. ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, if के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, दूसरे वाले में वाक्य में will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। एग्जाम में क्या करता है, if के साथ आपको ये दे देता है और इधर खालिस्तान देता है, will सक्सीड कर देंगे। ये दे देगा तो ये कर देंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं। देखिए आप, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है वो। ये देखिए आप, आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। पहली बात, क्या इस वाक्य को देखकर आपको ये पता लग रहा है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है? देखिए आप, क्या लग रहा है कि आप कंडीशनल सेंटेंस है?
इफ यू रन फास्ट, हमें इसमें यहां दिखाई दे रहा है इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। इफ आ गया, इफ देखते ही, अनलेस देखते ही, इफ या अनलेस इनको देखते ही समझ जाना कि सेंटेंस कौन से हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहां इफ आ गया अपने पास, और इफ के साथ देखो रन फास्ट। रन फास्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रन, रैन, रन, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पहली कंडीशन हो गई। तो उस वाले खालिस्तान में क्या कर देंगे आप, अभी स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने, इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उधर क्या करेंगे आप, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना, पहली कंडीशन है। तो इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आप क्या करेंगे, यू के साथ यहां पर विल लगा देंगे और विन कर देंगे, बस ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म देखी, विल प्लस विन लगाया, आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल सरल है। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, विल शैल आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म कर दो। जैसे अगला एग्जांपल देखो, इफ शी, इफ आ गया, इफ देखते समझ गए कंडीशनल सेंटेंस है। अब कौन सी कंडीशन है, इधर कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन कोमा के बाद देखो विल विजिट दिया हुआ है, विल विजिट। शी गो टू पेरिस, शी विल विजिट द आईफल टावर। अगर वो पेरिस जाएगी तो वो आईफल टावर को देखेगी। कंडीशनल सेंटेंस, और क्या पहली कंडीशन है, क्या बिल्कुल पहली कंडीशन है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अगर उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इधर क्या कर देंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो शी के साथ, सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना पड़ेगा। एस लगाओगे, एस लगाओगे, वर्ब के लास्ट में ओ है तो ईएस लगेगा। इफ शी गोज टू पेरिस, यदि वो पेरिस जाएगी, शी विल विजिट द आईफल टावर, तो आईफल टावर को देखेगी, ठीक है। थर्ड देखो आप, इफ यू हीट बटर, यदि आप बटर को गर्म करेंगे, इट मेल्ट, तो पिघलेगा। यहां पर एक छोटी सी बात याद रखना, यदि आप बटर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो पिघलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई ये साइंटिफिक फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स आ जाएं, कोई ईडियम्स आ जाएं, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाएं जो हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे, कोई फिक्स टाइम टेबल आ जाए, इस तरह की बात अगर इफ के साथ में आती है, कंडीशनल सेंटेंस में आती है, तो फिर आप इसको पहले वाला जो फ्यूचर वाला टेंस में बना सकते हो, विल शैल, और चाहो ना तो इसको आप प्रेजेंट सिंपल में बना सकते हो। जब इस तरह के कोई फैक्ट्स आ जाएं, कोई फैक्चुअल कंडीशन आ जाए इस तरह की, तो फिर आप लोग यहां पर इस वाक्य में तो प्रेजेंट सिंपल है ही, इस वाले में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल कर सकते हैं। फ्यूचर भी आ सकता है, बट साथ साथ में हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब किसी वाक्य में कोई कंडीशन दे दी जाए ऐसी जो कि फैक्चुअल हो, जिसमें कोई फैक्ट्स बता रखे हो, साइंटिफिक, ज्योग्राफिकल, मैथमेटिकल, या आप कह सकते हैं सरल लैंग्वेज में कोई ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, तो फिर दोनों ही वाक्यों को आप प्रेजेंट सिंपल में भी कर सकते हैं। देखिए, इसके आंसर लगाने से पहले एक बार यहां देख लीजिए, यदि किसी वाक्य में फैक्चुअल कंडीशन हो, क्या हो दोस्तों, फैक्चुअल कंडीशन हो, फैक्ट बता रखे हो, मतलब क्या है इसका, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई फैक्ट्स आ जाए, परमानेंट कोई हैबिचुअल एक्शंस आ जाए, सब आ जाए, तो मेन क्लोज में, ये तो है इफ क्लोज, कंडीशनल क्लोज, कोमा के बाद जो देख रहे हैं जिसमें इफ नहीं होता वो होता है मेन क्लोज। तो मेन क्लोज में फ्यूचर सिंपल के स्थान पर प्रेजेंट सिंपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को गौर फरमाना, फ्यूचर सिंपल तो हो ही सकता है, पहली कंडीशन है तो वो तो हो ही सकता है, फ्यूचर सिंपल के स्थान पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भाई विल मेल्ट, ये तो हो ही सकता है, विल मेल्ट तो हो ही सकता है, बट ये चूंकि एक फैक्चुअल कंडीशन है, इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में भी जा सकता है, जो फ्यूचर सिंपल से ज्यादा अच्छा आंसर माना जाएगा, प्रेजेंट सिंपल ज्यादा अच्छा आंसर होगा, तो विल मेल्ट भी हो सकता है। और प्रेजेंट सिंपल बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस आएगा, तो
इट सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेल्ट में आप एस लगा दें। इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट, वो पिघल जाएगा, या कह सकते हैं इट मेल्ट्स, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? फैक्चुअल कंडीशन है, पहली कंडीशन का एक पार्ट मान सकते हैं, या भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। एक एग्जांपल और देख लें इसी बात को, ये फैक्चुअल कंडीशन वाली बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू मिक्स, इफ के साथ में मिक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि आप मिक्स करते हैं ब्लू एंड येलो, दो कलर हैं ब्लू और येलो, अगर आप उनको मिक्स करते हैं यू गेट ग्रीन, आपको ग्रीन कलर मिलेगा। अगर आप ब्लू को और येलो को मिक्स करते हैं तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। ये फैक्चुअल बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया यू गेट, और इसको फ्यूचर सिंपल में भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए, आप गेट भी कर सकते हैं और आप विल गेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, गेट हो गया तो प्रेजेंट सिंपल, विल गेट हो गया तो फ्यूचर सिंपल। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे इफ वाले वाक्य देता है, एक तरफ कोई क्लोज दे देता है, दूसरा क्लोज में आंसर आपसे वर्ब वो पूछ लेता है, या वो दूसरा दे देता है और पहला पूछ लेता है। ठीक है ना, ये इफ वाले सेंटेंस पहली कंडीशन वाले हो गए। इसमें एक थोड़ी बात और कर ली कि फैक्चुअल कंडीशन हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी आ सकता है, और आप चाहो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये पहली कंडीशन हो गई। तीन कंडीशन होती हैं, बस तीनों को समझना है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए आप लोग, ये पहली कंडीशन हो गई ओपन कंडीशन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन हमारी है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी, इमेजिन करना, कल्पना करना, इसका एक दूसरा नाम और होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन। वो सेम ही मीनिंग है, इमेजिनरी बोल दो, हाइपोथेटिकल बोल दो, और इसका एक नाम और भी है अनरियल कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन बोल दो, हाइपोथेटिकल कंडीशन बोल दो, या अनरियल कंडीशन बोल दो, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। अच्छा, अब याद करो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि जब जब आप लोगों को इमेजिनेशन करना हो, जब जब इंग्लिश में कल्पना करनी हो, तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं। जब जब इंग्लिश में कल्पना करनी हो तो कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, याद है आप लोगों को? बताइए। यस, जब जब इंग्लिश में कल्पना करनी हो हम हमेशा हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पास्ट सिंपल का यूज होगा, इमेजिनरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन इमेजिनरी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। कितना इजी याद हो गया? पहली कंडीशन फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन सेकंड फॉर्म, और मजे की बात तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे आगे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए आप लोग इसका स्ट्रक्चर दूसरी कंडीशन का, इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे और फिर वाक्य आ जाएगा। और दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट, अभी जो आप विल पढ़ रहे थे ना, या विल का पास्ट कर देंगे, और विल का पास्ट होता है वुड, तो सब्जेक्ट प्लस वुड। वुड मॉडल होता है, मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यह फर्स्ट फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, और पूरा वाक्य आ जाएगा। वापस देखना, दूसरी कंडीशन कौन सी है? इमेजिनरी। इसका एक नाम और क्या है? हाइपोथेटिकल। एक नाम और है अनरियल। अनरियल क्यों रखा मैं बताऊंगा अभी आपको। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? इफ आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर फर्स्ट फॉर्म आ गई, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई,
तो उधर विल नहीं आएगा, विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, तो वुड आ जाएगा, और उसके बाद आनी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आ जाएगा सेंटेंस। तो इसमें इमेजिन करने के लिए आप ऐसा यूज करते हैं। इसका एक नाम और रखा हमने अनरियल कंडीशन। ये क्यों कहते हैं, देखिए आप इमेजिनेशन आप करते हैं, कल्पना करते हैं जो वर्तमान में नहीं होता, जो रियली में है नहीं वर्तमान में, बट उसके होने की कल्पना करते हैं। तो जो रियल नहीं है, केवल कल्पना कर रहे हैं, ये अनरियल है। भाई जो काल्पनिक है वो कभी रियल नहीं होता। तो इमेजिनरी बोल दो, हाइपोथेटिकल बोल दो या अनरियल बोल दो, ये तीनों ही रियल के ऑपोजिट हैं। तो ये रियल कंडीशन भी कहते हैं, इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। और इंग्लिश में जब जब इमेजिनेशन करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर कभी इस तरह से वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए और आपको इमेजिनेशन करने की वाक्य बनाने कहे और सेकंड फॉर्म करनी हो बी की, तो आपको मैंने खूब याद करवाया है बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो यहां पर आ जाएगा वॉज वर। लेकिन ध्यान रखना, पहले भी डिस्कस किया था हमने टेंस के अंदर, जब जब इमेजिनेशन करना हो, जब जब कल्पना करनी हो और बी का सेकंड फॉर्म यूज करना हो, बी का सेकंड फॉर्म यूज करना हो, तो कभी भी वॉज नहीं आता। इमेजिनेशन करने के लिए हम लोग वर का ही यूज करते हैं, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश का रूल है। तो वॉज का यूज मत करना, आप केवल और केवल क्या यूज करना दोस्तों, वर का यूज करना। बी की सेकंड फॉर्म अगर करनी हो तो आप वर का यूज करें, वॉज का यूज ना करें। और जो वर वाले वाक्य होते हैं ना, इनकी एक खास बात और है पुराने इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में एक बात और है कि किसी जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं ना वर वाले, इनको आप ना इफ को हटा करके वाक्य की शुरुआत वर से भी कर सकते हैं। इफ को हटा दीजिए और उस वाक्य की शुरुआत ही वर से कर दीजिए, ऐसा भी होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे एक वाक्य देखिए, आप कई बार बोलते हैं यदि मैं राजा होता, मैं किंग होता, मैं गरीबों की मदद करता। यदि मैं राजा होता, मैं गरीबों की मदद करता। यदि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, इफ। मैं के लिए आगे आई राजा होता, यदि मैं राजा होता, होने को बोलते हैं बी, और बी की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो होने के लिए बी होगा, बी की सेकंड वॉज भी होती है, वर भी होती है। बट इमेजिनरी सेंटेंस में आप चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर का ही यूज करते हैं। तो यहां आ जाएगा इफ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर किंग, कोमा आई, इफ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता। अब आएंगे मैं गरीबों की मदद करता, तो आई वुड, मदद करने क्या बोलते हैं, हेल्प। आई वुड हेल्प, किसकी मदद करता, गरीबों की, द पुअर, गरीबों के लिए द पुअर लिख सकते हैं आप, पुअर पीपल भी कर सकते हैं। बट एक आर्टिकल का रूल होता है कि आप एडजेक्टिव से पहले द लगा दे तो पूरे गरीब लोगों की बात कर सकता है, द पुअर। इफ आई वर, देखो वर आ गया, इफ आई वर किंग, इफ आ गया, वर आ गया, उधर हमने कर दिया वुड हेल्प, ऐसे बन गया वाक्य। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि बी का सेकंड फॉर्म कर दिया, और मैं एक बात और बता रहा था कि जो वर वाले वाक्य होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इस इफ को हटा दीजिए और वाक्य की शुरुआत किससे कर दीजिए, वर से कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, वर आई, अभी वर शुरू में आ गया, इफ हट गया, अब वर नहीं आएगा, आ चुका शुरू में, वर आई किंग, यदि मैं राजा होता, वर आई किंग। अगला वाक्य ऐसे कैसा जाएगा, आई वुड हेल्प द पुअर, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ध्यान रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। कहीं आप सोचें कि यार वर हेल्पिंग वर्ब है
और ये तो क्वेश्चन बन गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इसको आप बिना क्वेश्चन मार्क के ही लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। वर आई किंग, तो मैं कह रहा था कि इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो गई, वापस देखना, पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर, और यहाँ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आती है, और यहाँ पर ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना, ये हो गई बात दूसरी कंडीशन की। इसके कुछ वाक्य हम लोग और देख लेते हैं। देखिए, ये आ गई आपकी दूसरी कंडीशन, इसको आप इमेजिनरी कंडीशन, इसको आप लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन, और इसका तीसरा नाम और है अनरियल कंडीशन। ये सब बातें मैंने पढ़ा दी थी आपको, अभी दोबारा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं पीपीटी के थ्रू। तो 3 नाम हो गए इसके, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, अनरियल। ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। इसको आप हिंदी में काल्पनिक शर्त कह सकते हैं। इसमें ऐसी शर्त होती है जो वर्तमान में नहीं होता, लेकिन उसके होने की कल्पना की जाती है। जैसे मैं भी एक वाक्य दे रहा था आप लोगों को, यदि मैं राजा होता। मैं भी राजा नहीं हूं, आई एम नॉट किंग, वर्तमान में मैं राजा नहीं हूं, बट मैं ऐसा होने की कल्पना कर रहा हूं। जो हाइपोथेटिकल है, जो इमेजिनरी है, जो अनरियल है, मैं ऐसा रियली में हूं नहीं, बट ऐसा होने की इमेजिनेशन कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ऐसी शर्त होती है जो वर्तमान में नहीं होता, लेकिन उसके होने की कल्पना की जाती है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ आता है, ठीक है ना, इफ आएगा, इफ के साथ में सब्जेक्ट आके वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उधर एक वाक्य और आएगा जिसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैं थोड़ी देर बता रहा था आप लोगों को, इफ के साथ सेकंड फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर सेकंड फॉर्म बी की करनी हो, बी की सेकंड फॉर्म में वर्ब का ही प्रयोग करें। बी की सेकंड फॉर्म में वॉज भी आता है, लेकिन वॉज का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में, इमेजिनरी में ना करें, केवल वर्ब का ही प्रयोग करें। और इस वर्ब वाले वाक्य की शुरुआत आप इफ को हटाकर वर्ब से भी कर सकते हैं, उससे भी शुरुआत की जा सकती है। एक हिंदी का वाक्य अलग दिया है मैंने आपको, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप सब भी बनाने की कोशिश करें अपनी नोटबुक में, अगर आप जल्दी से कर सकते हैं तो। मैं आपको थोड़ा टाइम भी देता हूं। यदि मुझे उत्तर पता होता, मैं आपको बता देता। दोस्तों, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाने शुरू किए थे, उसकी पहली क्लास में भी मैंने कुछ सेंटेंस दिया था इस तरह का एक, मैं आपको फिर समझाता हूं। यदि, वाक्य देखना, यदि मुझे उत्तर पता होता मैं आपको बता देता। ये वो स्थिति है जिसमें वर्तमान में ना आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता नहीं है। किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कहा यार कि इसका आंसर तो मुझे आता नहीं है, वो कह रहा नहीं आपको उत्तर देना पड़ेगा। अब आपको तो प्रेजेंट में उसका उत्तर आता ही नहीं है, आंसर आता ही नहीं, तो आप आंसर कैसे देंगे। तो फिर आपने कहा यार मैं दे तो देता, बट मुझे आता नहीं है। यदि मुझे उत्तर पता होता, अगर मुझे उत्तर आता तो मैं आपको बता देता, मैं आपको उत्तर दे देता। बट वर्तमान में स्थिति क्या है, आपको पता नहीं है उत्तर, तो आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मुझे उत्तर पता होता तो मैं आपको बता देता। तो बात समझ आ गई आपको, जो वर्तमान में नहीं होता उसके होने की कल्पना की जाती है। कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, सबसे पहले इफ आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हिंदी का वाक्य है, उसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। यदि मुझे उत्तर पता होता, इफ मुझे, आई, उत्तर पता होता, जानना, पता होना, नो, और नो की KNO, नो फर्स्ट फॉर्म होती है, नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है, और थर्ड फॉर्म नॉन होती है। तो हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे न्यू यूज करना है। इफ आई न्यू, क्या पता होता, ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद, मुझे क्या पता होता, उत्तर पता होता, उत्तर हमारा ऑब्जेक्ट है। इफ आई न्यू द आंसर, जो उत्तर आप पूछना चाह रहे हैं अगर मुझे पता होता, इफ आई न्यू द आंसर। फिर ये वाक्य अगला आएगा कोमा के बाद में, मैं आपको बता देता, तो आई आएगा, मैं, वुड आ जाएगा। अब देखो यहाँ कई बार ना वुड की जगह कुड भी आ जाता है, शुड भी आ जाता है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है,
उसके लिए ये कि भाई आप कॉमन बात याद रखें कि जनरली वुड आता है। शुड का वो सलाह वाला के लिए जो जाता है, कुड का है कि कोई पास्ट की कोई एबिलिटी थी, एबिलिटी वगैरह बताना चाहे तो कुड का यूज कर सकते हो, कोई से मॉडल भी आ सकते हैं, बट जनरल जो बात है वो वुड आता है। जनरली अधिकतर आंसर्स में वुड आएगा आपके। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा टेंस मॉडल्स के बारे में जानकारी है, कुछ अलग दे रखा है तो आप कर सकते हैं, बट ऐसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो वुड याद कर लें। तो आई वुड बता देता, आई वुड बताने को होता था टेल, आई वुड टेल यू, मैं आपको आंसर बता देता, बस हो गया। इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, यदि मुझे उत्तर पता होता तो मैं आपको बता देता। और देखिए वाक्य, ये कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है तो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं किस तरह से, ये वो बात है। इस सेंटेंस अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको देखते ही पहली बात क्या आप समझ जाएंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए आप, इफ यू लेबर्ड, यस समझ जाएंगे। हमने क्या देखा यहाँ पे, इफ, इसमें भी देखो इफ है और यहाँ पर भी क्या है, इफ है, यानी कि तीनों ही सेंटेंस कौन से हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब पहला इफ यू लेबर्ड, लेबर्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लग रहा है देखो आप, तो इफ के साथ सेकंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब कंडीशन कौन सी हो गई, फर्स्ट फॉर्म आती है तो पहली कंडीशन ओपन कंडीशन, सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरी कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, तो ये सेकंड कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए आप, सेकंड कंडीशन जो होती है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपने पास सेकंड फॉर्म तो आ गई, अपने को आंसर में क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। तो देखिए आप लोग, इफ का सेकंड फॉर्म आ गई, उधर आप करेंगे वुड फर्स्ट फॉर्म, ये ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही होता है, तो पास का पास आ जाएगा, वुड पास। इफ यू लेबर्ड, लेबर यानी कठिन मेहनत करना, वर्क हार्ड का ही दूसरा वर्ब है लेबर, मेहनत करना। इफ यू लेबर्ड, यदि तुम मेहनत कर लेते, यू वुड पास, तुम पास हो जाते। ये कब बोलना पड़ेगा, आपका जो छोटा भाई है मान लीजिए, वो इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग है, वो पढ़ता नहीं है, वो खेलने में दिमाग रहता है, टीवी देखने में दिमाग रहता है, मोबाइल में उसका दिमाग रहता है, आप उसको कहते रहते हैं पढ़ ले पढ़ ले, पर पढ़ता नहीं है। आप उसके दिन सलाह दे रहे हैं आप, अगर तू पढ़ लेता, अगर तू पढ़ ले तो भाई साहब तू पास हो जाए, बट आपको पता है वो पढ़ेगा तो है नहीं, तो पता है जो वर्तमान में नहीं होता उसको अगर होने की कल्पना करते हैं तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। तो फिर क्या करते हैं हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस में, इफ के साथ सेकंड फॉर्म करते हैं, उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा इफ यू लेबर्ड यू वुड पास। आगे देखिए, इफ आई लिव नियर माई ऑफिस, अगर मैं मेरे ऑफिस के पास रहता, आई वुड बी इन टाइम फॉर वर्क। ये देखना यहाँ पे खास बात है, आई वुड बी, इसको एक्चुअली अगर आप फुल फॉर्म देखें ना तो ये आई के साथ ये जो अपोस्ट्रोफी डी है ना, अपोस्ट्रोफी डी, इसका फुल फॉर्म ये है आई वुड, और फिर जो बी दे रखा है ये फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। तो इफ देख लिया कंडीशनल है, यहां आंसर भरना था तो अपन मेन क्लोज में गए, इफ क्लोज को छोड़ दिया, मेन क्लोज में गए। हमने देखा मेन क्लोज में वर्ब क्या है, यहां पर वो परीक्षा में थोड़ा घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, लेकिन अपोस्ट्रोफी डी दे दिया। अब एक्चुअली अपोस्ट्रोफी डी हेड भी होता है और वुड भी होता है, अगर ये हेड होता ना तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देता साथ में, हेड थर्ड फॉर्म के साथ में आता है। अगर बी दे रखा है तो इसका मतलब मान लीजिए कि वो हेड नहीं है, वो वुड है। अपोस्ट्रोफी डी ये वुड का भी शॉर्ट फॉर्म होता है और हेड का भी, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वुड आ गया और आपके पास बी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये सेकंड कंडीशन है, पता लग गया वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है उधर, तो आप इधर कर देंगे सेकंड फॉर्म। तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, लिव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा, कंडीशनल सेंटेंस तो है, इधर ब्लैंक स्पेस दे दिया, तो अब उधर जाना है हमारे को, उधर क्या है वुड प्लस हेल्प। तो अगर उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दे, देखो आप, अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दे आपको इधर, तो इधर क्या करेंगे आप, सेकंड फॉर्म करेंगे। सेकंड फॉर्म दे दे तो उधर क्या कर देंगे आप, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो बस ऐसे याद रखना है आपको स्ट्रक्चर। तो यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो इधर सेकंड फॉर्म करनी है। अब सेकंड फॉर्म किसकी करनी है हम लोगों को,
बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, वर ही मानते हैं। तो इफ आई वर अ किंग, अभी थोड़ी पहले वाक्य पढ़ रहे थे हम लोग, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। ठीक है दोस्तों, दो कंडीशन हो गई हैं। पहली कंडीशन ओपन, दूसरी कंडीशन हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन। पहली कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इफ के साथ में, या एस आता है, उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। सेकंड कंडीशन में सेकंड फॉर्म आती है इधर, उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है ना। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या होती है दोस्तों, अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसका एक नाम और है इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन। तो नाम से लग रहा होगा, पहली कंडीशन ओपन कंडीशन थी, वो पॉसिबल कंडीशन है, वो आगे पॉसिबल हो सकती है, खुली शर्त है। लेकिन ये क्या शर्त है, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल, अनफुलफिल्ड। मतलब ये ऐसी घटनाओं के लिए आती है दोस्तों, ये शर्त ऐसी घटनाओं के लिए आती है कि पास्ट में कोई घटना घटित हो चुकी, पास्ट में घटित हो चुकी, अब वर्तमान में आप उस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उस पास्ट में ऐसा होता तो ये हो जाता, लेकिन अब तो वो हो नहीं सकता क्योंकि समय बीत गया। अब उस शर्त को वहां लागू करने से कोई फायदा ही नहीं है, समय तो चला गया हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दोस्तों, आपने कोई एग्जाम दिया, जो भी आप पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम आपने दिया, और वैसे तो मुझे पता है आप मेहनती लोग हैं, आप जो एग्जाम देते हैं सफल हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, आप मेहनत करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप में से किसी ने कोई एग्जाम दिया और खुदा न खास्ता, भगवान ऐसा ना करे, आप उस एग्जाम में रह गए। अब वो रिजल्ट आपके घर वालों को भी पता चल गया, और जनरली ऐसा होता भी है, पिताजी हमारे इतने सजग होते हैं कि वो हमारे रिजल्ट को ना हमसे पहले देखते हैं। उनको रिजल्ट पता लग गया, या चलो उनको नहीं पता लगा, आपने बताया, आपने कहा पापा जी देखो ये रिजल्ट रहा मेरा, तो क्या बोलेंगे, मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था। तू पास हो ही नहीं सकता, तू मेहनत तो करता ही नहीं। अगर तू मेहनत कर लेता इस एग्जाम के लिए तो तू पास हो जाता, ये पापा जी कह रहे हैं आपको। मतलब अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम परीक्षा में सफल हो जाते। अब वो तो परीक्षा हो चुकी, रिजल्ट भी आ गया, तो उस परीक्षा में कैसे सफल होंगे आप? ये इच्छा तो अब आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। तो ऐसी इच्छाओं को आप बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग? अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो ये जो शर्तें होती है ना, ये पूरी नहीं हो सकती। चूंकि ये पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ये तीसरी कंडीशन है, अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो अब पूरी नहीं हो सकती। तो तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये ट्रिक है याद करने की। पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन में सेकंड फॉर्म, तीसरी कंडीशन में थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, वो हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है। अब आप देखिए, चूंकि अनफुलफिल्ड कंडीशन है, पास्ट में घटना घटित हो चुकी, तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की मत लगाओ, पास्ट की लगाओ। समझ में आ रहा? रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इफ के साथ में सब्जेक्ट अगर आना ही आना है, जो वर्ब आएगी वो आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगा दोस्तों? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर दूसरे वाले वाक्य में जो विल का वुड किया था आपने सेकंड फॉर्म में, वुड तो रहेगा, उसके बाद हैव आएगा जो फर्स्ट फॉर्म ही होता है बेयर इंफिनिटिव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। तो क्या हो गया, इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इधर में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखें आप, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो उधर वुड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म करना है। कौन सी कंडीशन है ये तीसरी कंडीशन है,
और तीसरी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हैड के साथ में, और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती, जो पास्ट में घटना घटित हो चुकी, अब उसके लिए बस आप रिपेंट या रिमोर्स कर सकते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, बट अभी फुलफिल नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं इसको हम लोग। इसका नाम अनफुलफिल्ड कंडीशन भी है, इम्पॉसिबल कंडीशन भी है। इसमें ऐसी शर्त आती है जिसके भविष्य में पूरे होने की संभावना न हो, ये पूरी नहीं हो सकती भविष्य में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ आता है, सब्जेक्ट आता है, हैड आता है, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया तीसरी कंडीशन का। इफ आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, वुड आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। थोड़ी देर पहले भी समझा दिया आपको मैंने, फिर आपने देख लिया। एक वाक्य देखिए, यदि तुम परीक्षा में मेहनत कर लेते तुम सफल हो जाते। परीक्षा का रिजल्ट आ गया, फेल हो गए, उसके बाद बात कर रहे हैं मेहनत कर लेते तो सफल हो जाते। ये कंडीशन अब पूरी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसके अब पूरे होने की संभावना नहीं है, अब ये शर्त पूरी नहीं हो सकती, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। इसको कैसे बनाते हैं, इफ के साथ सब्जेक्ट आएगा, जो मैंने लिख दिया है, इफ आ गया, यू आ गया, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आप करेंगे हैड, हैड आ गया। मेहनत करने के लिए वर्ब क्या होगी, यदि तुम परीक्षा में मेहनत कर लेते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। यदि तुम मेहनत कर लेते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, परीक्षा में, इन द एग्जाम। यदि आप परीक्षा में मेहनत कर लेते तुम सफल हो जाते, कोमा करके यू आएगा, वुड आएगा, हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म। सफल होने क्या होता है आपको थोड़ी देर पहले, सफल होना वर्ब है जिसका मतलब होता है सक्सीड, तो यू वुड हैव सक्सीडेड। वापस देखना, इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इन द एग्जाम ये बाकी का बचा हुआ वाक्य आ गया। अगले वाले वाक्य में यू सब्जेक्ट है, वुड है, हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये बन गया पहला वाक्य। एक बात और है, जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस जो दूसरी शर्त थी हमारी उसमें पढ़ा था कि जिन वाक्यों में वर आता है ना, उस वाक्य की शुरुआत इफ को हटा करके वर से भी कर सकते हैं। इन द सेम वे हम लोग इस सेंटेंस में भी क्या कर सकते हैं, जो हैड वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनको भी आप क्या करें, इफ को तो हटा दें और वाक्य की शुरुआत हैड से कर दें। तो देवन लिखा है यहाँ पे, इसी वाक्य को कैसे लिखा जा सकता है, हैड से शुरू कर दें, इफ को हटा देंगे और वाक्य की शुरुआत किससे कर देंगे, हैड से। हैड यू वर्कड हार्ड, और पूरा वाक्य आ जाएगा, और फिर आगे यू वुड हैव सक्सीडेड, तुम परीक्षा में सफल हो जाते। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऊपर वाला वाक्य है सेम वाक्य नीचे वाला है, बस क्या कर दिया हम लोगों ने, इफ को हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे हैड को लिख दिया। ठीक है ना, तो इस वाक्य को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये तो ट्रांसलेशन हो गई। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, देखो ये पहला सेंटेंस देखिए, क्या आपको लगता है कंडीशनल सेंटेंस है, बिल्कुल इफ देख लिया हम लोगों ने, पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि तीसरी कंडीशन है, हमने देखा इफ के साथ में यहाँ पे ही के बाद में हैड आ गया और इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैड इनवाइटेड। तो इफ के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि कंडीशन तीसरी है। पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन में सेकंड फॉर्म, तीसरी कंडीशन में थर्ड फॉर्म हैड के साथ में आती है अकेली या नहीं आ रही है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म देख लिया, तो उधर क्या करेंगे, पक्का पक्का पता है कि उधर क्या करेंगे हम, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, है के साथ में वुड
have attended. If he had invited me, I would have attended. मैं अटेंड कर लेता पार्टी अगर वो मुझे इनवाइट करता. If he had invited me, अगर वो मुझे इनवाइट कर लेता. ये किसी ऐसी पार्टी की बात हो रही है जिसमें किसी ने लोगों को इनवाइट किया पर उसने ना मुझे इनवाइट नहीं किया, इनवाइट ही नहीं किया उसने मुझे. अब जब पार्टी हो चुकी उसके बाद कोई कह रहा है, जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि यदि वो व्यक्ति मुझे इनवाइट कर लेता ना, इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं ना पार्टी अटेंड कर लेता. बट अब हुआ क्या, उसने मुझे पार्टी में उसने मुझे इनवाइट नहीं किया. अब पार्टी हो गई, अब उसको कोई मतलब नहीं है, अब वो बुलाए तो भी जा नहीं सकते क्योंकि पार्टी तो हो चुकी है. तो ये ऐसी शर्त है जो फुलफिल अब नहीं हो सकती, अब पॉसिबल नहीं हो सकती. इसलिए इसको हम लोग अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं. इसमें इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे दे अगर, तो अगले वाले आप खालिस्तान में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं या आंसर में उसको आप चूज कर लेते हैं. एक क्वेश्चन और देखिए, सेकंड सेंट इफ आ गया या ब्लैंक स्पेस दे दिया. अब अगला वाक्य देखो आप, दे वुडंट हैव ड्राइड अप. तो वुड आ गया, नेगेटिव है इसलिए नॉट आ गया, हैव आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इफ के साथ वाले वाक्य में कुछ नहीं दिया, लेकिन अगले में इसने क्या कर दिया, वुड दे दिया, हैव दे दिया और थर्ड फॉर्म दे दी. तो इससे हम समझ गए कि वुड हैव थर्ड फॉर्म अगर है इफ के साथ में तो तीसरी कंडीशन है, तो इसमें इधर क्या जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे. तो आंसर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड वाटर्ड, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाएगी. अब यार समझने की कोशिश करना आप, वाटर पानी नाउन संज्ञा भी होती है और वाटर यानी पानी देना भी होता है. पौधों वगैरह में पानी देने को भी वाटर कहते हैं, वाटर द प्लांट्स, ठीक है ना. पानी देने को भी वाटर कहते हैं, पानी भी वाटर होता है. ऐसे कुछ वर्ड्स और भी हैं, जैसे मिल्क दूध भी होता है, गाय से दूध निकालना भी होता है. जैसे लॉक ताला भी होता है, ताला लगाना भी होता है. कॉम कंगा होता है और कॉम यानी कंगा करना भी होता है, ठीक है ना. तो कई ऐसे नाउन हैं जो वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं. ऐसे वाटर भी है, वाटर नाउन भी होता है, वाटर वर्ब भी होती है. तो इफ द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, यदि गार्डनर माली पौधों को पानी दे देता, अगर वो माली जो है पौधों को पानी दे देता, दे वुडंट हैव ड्राइड अप, तो जो पौधे हैं वे सूखते नहीं, वो सूखते नहीं. लेकिन अब क्या हुआ, माली ने पौधों को पानी नहीं दिया, अब वो पौधे सूख गए गर्मी की वजह से. अब आपने देखा कि अरे पौधे तो सूख गए, खत्म हो चुके, मर गए, सूख गए. अब अगर उनमें पानी दिया जाए तो क्या वो वापस पनप सकते हैं, तो ये कंडीशन लगभग इम्पॉसिबल है. इसलिए इस तरह से बना सेंटेंस. आगे बात समझ आप लोगों को. तो दोस्तों केवल 3 कंडीशन है, समझ रहे हैं आप लोग, 3 कंडीशन है. पहली ओपन कंडीशन जिसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसोरेज देता है, तो इधर आप विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कर, ये दे दे तो ये कर दो, ये दे दे तो ये कर दो. दूसरी कंडीशन में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है. तीसरी कंडीशन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है सब्जेक्ट के साथ, इफ सब्जेक्ट तो हो गई होगा, इधर आप वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दें. बस अगर ये तीनों बातें आपको ध्यान होना, तो मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 30-35 क्वेश्चन, बस इन तीनों स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं. ये देख करके इफ के साथ, इफ तो होगा ही होगा, इफ के साथ अगर ये देखा तो ये कर दो, ये देखा तो ये कर दो. इफ के साथ सेकंड फॉर्म देखा तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दो, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म कर दो. इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म कर दो, वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इफ कर दो.